क्या आप जानते हो कौन सा स्टेट अकेले भारत का 70% लीची प्रोडक्शन संभालता है? अच्छा ये बताओ कि पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? लैंड एरिया के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? या फिर जीडीपी के हिसाब से 14th लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है बिहार। लेकिन जब बात आती है पर कैपिटा इनकम या फिर औसतन आय की, बिहार इस लिस्ट में सबसे नीचे चला जाता है। ये बात सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन बिहार पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। औसतन जहां एक आम हिंदुस्तानी साल में 1,63,000 या फिर 1,63,000 रुपीज अर्न करता है, एक बिहारी सिटीजन एक साल में सिर्फ और सिर्फ 47,600 रुपीज अर्न करता है। ये उस ओरिजिनल नंबर का सिर्फ 28.5% है। सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन हमेशा सिचुएशन ऐसी नहीं थी। तो क्यों है बिहार की ऐसी दुर्दशा? क्यों बिहार को कहा जाता है सबसे अंडर डेवलप्ड स्टेट? कौन है रिस्पॉन्सिबल और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि इस सिचुएशन को इंप्रूव किया जाए? इसी के बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। आपको बस एक काम करना है, लास्ट तक देखना है इस वीडियो को, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप कुछ भी मिस ना करो, बिकॉज आज बहुत सारे धागे खुलने वाले हैं। तो विद हैविंग सेड दैट, मैं हूं नंदन, आप हैं मेरे चैनल पर। शुरू करते हैं इस वीडियो को यहां से। तो अगर बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो ये है मगध। मगध एंशिएंट भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और बिना किसी डाउट के मैं कह सकता हूँ कि ये सिंपली एंशिएंट इंडिया का पावर हाउस था। उस समय का सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा समृद्ध साम्राज्य था मगध का, और उसकी कैपिटल्स राजगढ़ और पाटलिपुत्र आज के समय बिहार में राजगीर और पटना के नाम से जाने जाते हैं। ये देख लीजिए नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला के साथ इसे भी आप दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। आज के समय में आपको ये बात बताने का मेरा एक ही मकसद है, आपको दिखाना कि एंशिएंट टाइम में बिहार का स्टेटस क्या हुआ करता था। लेकिन भाई फिर आज ऐसा क्यों है, यही क्वेश्चन है। इस चीज के ब्रॉडली 3 या 4 रीजन है मेरे पास, और वो बेसिकली ये है: बैड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओनरशिप पैटर्न, ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी एंड द डिवीजन ऑफ द स्टेट, बैड इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एंड डिसइंटरेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा शुरू से ही आ जाते हैं ज्योग्राफी पर। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज बिहार एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। ये जो आप देख रहे हैं ये है बिहार का मैप, और बीच में से बह रही है गंगा नदी। गंगा नदी बिहार को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, और गंगा मैया के वरदान से बिहार की जो जमीन है एलुवियल सॉइल की बदौलत सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में से वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स कह सकते हैं। मतलब यहाँ बहुत उपजाऊ जमीन मिलती है। लेकिन इस पर मत जाइएगा आप, बिकॉज नॉर्थ बिहार में हर साल ऑलमोस्ट कह सकते हैं बाढ़ आती रहती है और सूखा भी पड़ता है, जो यहाँ की एग्रीकल्चरल कैपेसिटी को झटका लगाता है और पूरी तरह से मतलब उसको यूज करने से हमें रोक देता है। अब ये जो बात है ये अंग्रेजों को भी सता रही थी कि कभी तो बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी वेदर अच्छा होता है, कभी रेवेन्यू ज्यादा होता है, कभी रेवेन्यू कम होता है। मतलब बिहार से अंग्रेजों का क्या मतलब था? लगाना सुनना। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए वो लेकर आए 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, और इस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया गया जमींदारी सिस्टम को। यहाँ पर क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू फिक्स करने के लिए पूरे साल में बोल दिया गया किसानों को कि आपको पूरे साल के लिए हम बता देंगे कितना पैसा देना है, वो आपको देना ही देना पड़ेगा। मतलब जैसे सपोज करो आपको 100 रुपये हर साल देने, ठीक है, टैक्स में। अब आपकी प्रोडक्शन अगर 150 रुपये हुई तो भी आपको 100 रुपये देने, और अगर आपकी प्रोडक्शन 50 रुपये हुई तो भी आपको 100 रुपये देने, और अगर प्रोडक्शन ना हुई तो भी आपको 100 रुपये देने। और किसानों के लिए लेना बहुत मुश्किल हो गया था ये, क्योंकि जिस बार तो प्रोडक्शन हो गई चलो उस बार दे दिए, लेकिन जिस बार नहीं हुई जमींदार को पैसा दे नहीं पाए। अब जमींदार तो खुद की पॉकेट से टैक्स पे करेगा नहीं ब्रिटिश को, तो वो इनकी जमीन हड़प लेता था। मतलब आप सिंपली सिस्टम समझ लो, ये एक ट्रायंगल है, इसके सबसे नीचे किसान है, उसके ऊपर जमींदार, उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार। किसान जमींदार को टैक्स पे करेंगे, जमींदार उसका कुछ पोर्शन रख के बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देगा। अब जमींदार को टैक्स कलेक्टर बनना था, लेकिन वो जो था वो निकला बहुत चंट। अब वो टैक्स कलेक्टर नहीं, अब वो लैंडलॉर्ड बन चुका है। तो यहाँ पर आई लैंडलेसनेस। कल तक जो किसान अपनी जमीन पर खेती कर रहा था और टैक्स भर रहा था, अब वो उसी जमीन पर है, लेकिन वो जमीन अब उसकी नहीं है, वहां पर वो किराया देकर काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? यहाँ पर क्लास स्ट्रगल की बिगिनिंग हुई। और अगर आप मुझसे पूछो कि तुझे ये सब कैसे पता है, मैंने क्लास 12th में हिस्ट्री पढ़ी है, और भले एग्जाम ना हुआ हो बातें याद रहती हैं। जी हाँ, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। कट टू 1947। भारत को आजादी मिल चुकी है, लेकिन क्या इकोनॉमिक आजादी मिल गई है बिहार के सिटीजन को? चलिए, आज़ादी के साथ साथ जमींदारी सिस्टम को तो हटा दिया गया इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, लेकिन जो ज़मीनें ली गई थी जमींदारों के द्वारा वो वापस नहीं की गई। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी लैंडलेसनेस की वो अभी भी जारी रही। हुआ क्या, बहुत कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और बहुत ज़्यादा लोगों के पास ज़मीन है बहुत कम या तो बिल्कुल ही नहीं है। कंडीशंस इतनी खराब भी नहीं थी आज़ादी के बाद। मिड 1950s तक, मतलब 1950 के दशक के बीच तक बिहार अकेले हिंदुस्तान का करीब 25% शुगर प्रोड्यूस कर रहा था, अकेले करीब 29% राइस एंड वीट, चावल और गेहूं, और करीब 50% हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स अकेले बिहार प्रोड्यूस करके दे रहा था इंडिया को।
अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर आप मुझे पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। और 1950 से 1980 के दशक तक साउथ बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करने के बहुत सारे ऐसे प्लान्स और प्रोजेक्ट्स किए गए। फॉर एग्जांपल बरौनी में ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, फतुहा में मोटर स्कूटर प्लांट, मोकामा और मुजफ्फरपुर में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग के प्लांट लगाए गए। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में एक और पावर प्लांट लगाया गया एंड तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए गए थे। असली प्रॉब्लम शुरू होती है 1953 में। अब उस समय बिहार का अगर आप मैप देखो तो वो बिहार कुछ ऐसा दिखता था। आज के समय का झारखंड भी बिहार में ही था 2000 से पहले, और झारखंड जो है बहुत मिनरल रिच स्टेट है, आप जानते हैं। पहले वो बिहार का पार्ट था तो बिहार भी मिनरल रिच हुआ करता था। और इस समय भारत की सरकार लेकर आई एक बहुत ही बढ़िया स्कीम। असल में किया क्या इन्होंने कंपनीज को बोला कि एक काम करते हैं, पूरे देश में डेवलपमेंट करनी है, हमको प्रोडक्शन अच्छे से करना है पूरे देश में, तो आप क्या करो, कहीं से भी मटेरियल उठाओ, कहीं भी फैक्ट्री लगाओ, सब्सिडी आपको हम देंगे। मतलब आप बिहार से मटेरियल उठा के अगर बंगाल में फैक्ट्री लगाओगे तो भी आपको उतना ही पैसा लगेगा जितना अगर बिहार से उठा के महाराष्ट्र में लगाओगे तो भी उतना ही पैसा लगेगा। तो लोगों ने सोचा कि चलो महाराष्ट्र चलते हैं, वहाँ से पोर्ट्स पास में है। ऐसे में क्या हुआ, इस स्कीम ने, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने पूरे ईस्ट इंडिया को घेरा, पूरे ईस्ट इंडिया को बुरी तरह से निचोड़ के घेर लिया। और यहाँ पर बहुत हेवी नुकसान हुआ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स को, स्पेशली बिहार को, बिकॉज यहाँ से सस्ते में रॉ मटेरियल उठाया गया और असली डेवलपमेंट हुई साउथ और वेस्ट इंडिया के स्टेट्स को। तो ये स्कीम भी काम नहीं करी। अच्छा, ये सब छोड़ो, मैंने एग्रीकल्चर की बात की थी, कहा था गंगा और ज़मीन बहुत अच्छी है, तो एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करना चाहिए सरकार को, लेकिन नहीं करती सरकार। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं आपको ये बात। अगर आप पूरी एग्रीकल्चरल लैंड देख लो बिहार की, उसकी सिर्फ और सिर्फ 50% लैंड ही इरीगेटेड है, और मतलब सिंचाई होती है वहाँ पर। और बाकी अगर आप उसको पंजाब से कंपेयर करते हैं तो पंजाब में 90% लैंड इरीगेटेड है, बिहार में सिर्फ 50%। यानी कि साफ साफ दिखता है कि सरकार की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कमज़ोर रह गई। अगर आप पिछले 3 साल का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देख लो, मतलब हर इंसान पर सरकार कितना पैसा खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, तो पूरे हिंदुस्तान का जो औसत है वो हर इंसान पर 8,000 रुपये है, और बिहार का जो औसत है वो सिर्फ 3600 रुपये है। तो यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो खर्चा है वो कम होता है, तो डेवलपमेंट भी कम ही होगी, जाहिर सी बात है। ये सब खराब सिचुएशन चली रही थी, साइकिल की तरह धीरे धीरे बिहार चल रहा था। इसी बीच आया साल 2000, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया, और झारखंड को काट के अलग कर दिया गया बिहार से। बोले तो जान निकाल ली गई बिहार की। क्यों? बिकॉज यहाँ झारखंड में ना मोस्टली बड़े बड़े शहर झारखंड में पड़ गए, जैसे रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, ये सब शहर बिहार से काट के अलग हुए। मतलब 2000 का जो डिवाइडेड बिहार था, जो नॉर्दर्न, जो पहले बिहार हुआ करता था, जो अब बिहार है, वो ओरिजिनल बिहार का सिर्फ और सिर्फ 60% GDP प्रोड्यूस कर पा रहा था। और आज भी अगर आप देखो तो झारखंड की GDP पर कैपिटा या फिर औसतन आय बिहार के ऑलमोस्ट डबल है। मतलब इस सिचुएशन को देख के लगता है कि सब कुछ गलत ही हो रहा है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर सरकार कम खर्चा कर रही है, यहाँ से मिनरल रिच पार्ट को काट के अलग कर दिया गया, सारा कोयला सब कुछ झारखंड में चला गया। इसी बीच अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्राइम को बढ़ावा देता है, क्राइम बढ़ा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी, सब कुछ खराब हो रहा है। ऐसे बीच आपको क्या लगता है किसको स्टेप इन करना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए। लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया? नहीं। ये भी एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। 10th 5 ईयर प्लान, अभी तो नीति आयोग आ गया, उसके पहले 5 ईयर प्लान हुआ करता था प्लानिंग कमीशन का। 10th 5 ईयर प्लान के हिसाब से हर सिटीजन पर जितना पैसा हर स्टेट को दिया गया, उसके हिसाब से बिहार को करीब 48,000 करोड़ रुपीस मिलने थे डेवलपमेंट के लिए, एड मिलना था सरकार से। लेकिन मिला कितना? 21,000 करोड़। ये शुरू से ऐसा चला आ रहा है ट्रेंड, और एस्टिमेट बताते हैं नेशनल हेराल्ड के कि ये जो है पूरा डेफिसिट करीब 80,000 करोड़ रुपए का है। उसके अलावा भी नाबार्ड वगैरह या फिर और भी मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने भी बिहार को टाइमली इग्नोर किया है बिल्कुल ही, और जितना पैसा बिहार को एक्चुअली चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उतना बिहार कर नहीं पाया है। तो अगर आप मुझसे पूछो कि बिहार की सरकार इन्वेस्ट क्यों नहीं करती, बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तो एक है कि बिहार में कई बार ऐसी सरकारें रही हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मेल नहीं खाती थी, तो काफ़ी कम पैसा मिला, उसके हिसाब से इग्नोर भी हुए। लेकिन बिहार की सरकार क्यों इन्वेस्ट नहीं करती? पैसा कम थोड़ी है, पैसा कम है। बिहार की सरकार इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाती बिकॉज बिहार की सरकार के पास पैसा नहीं है। बिहार की सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है? बिकॉज सिटीजन्स टैक्स पे नहीं करते। सिटीजन्स टैक्स पे क्यों नहीं करते? बिकॉज उनके पास पैसा नहीं है। उनके पास पैसा क्यों नहीं है? बिकॉज डेवलपमेंट कम है। और डेवलपमेंट कम क्यों है? बिकॉज सरकार इन्वेस्ट नहीं कर पाती। और सरकार इन्वेस्ट क्यों नहीं करती? बिकॉज सरकार के पास पैसा कम है। समझे? कभी आपको लगे कि एसएससी और यूपीएससी में सबसे ज़्यादा बिहारी क्यों निकलते हैं? उसका रीज़न यही है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। कुछ ये सोशल स्टिग्मा भी है, मतलब लोगों के दिमाग में यही है कि खेतीबाड़ी में कुछ हो नहीं रहा है और कोई ज़्यादा खास सेक्टर ग्रो कर नहीं रहा है, तो लोग करें क्या? सरकारी नौकरी। यार देखो, तो सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं है। कुछ ऐसे एरियाज भी है जहाँ पर बिहार पूरे देश से अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट
1000 में से सिर्फ और सिर्फ 62 है, जो इंडिया से अच्छा है एवरेज पर। और भी देखें तो जो एवरेज मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इंडिया की एवरेज से 1 साल ज़्यादा है। मतलब सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव कर रही है, लिटरेसी रेट ड्रास्टिकली इंप्रूव कर रहा है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाती हैं कि बिहार का फ्यूचर थोड़ा सा उज्जवल दिखता है। आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में, आपको क्या लगता है बिहार की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कोई रीजन मुझसे छूट गए क्या? आप वो ज़रूर बताना, और इसके अलावा भी अगर कोई और सजेशंस हो तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये थी आज की वीडियो, मैं था नंदन, आप थे मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, बाय।